हेलो एवरीवन। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो हम लोग यहाँ पे द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की डेली एनालिसिस करते हैं। तो आज डेट है 12 अप्रैल 2025। तो आज हम लोग देखेंगे द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में क्या क्या आर्टिकल्स आए हैं और हर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उन पर डिस्कशन करेंगे और उनका एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से। तो पहला है Headley disclosure testimony with FBI Pak contacts Rana questioning intents. So NIA IP officers conducting his interrogation after obtaining 18-day custody. The South Indian link 2008 Bangalore blast Kerala terror recruitment plot. In US Rana said 2611 terrorists should get Pak highest gallantry award. इसको थोड़ा सा देखते हैं। अमेरिका ने बुधवार को पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर हुसैन राना को भारत में मुकदमे का सामना करने के लिए सरेंडर कर दिया है। उस पर 2008 के मुंबई आतंकी हमले में कथित भूमिका में 10 आपराधिक आरोप है। इस हमले में 6 अमेरिकी सहित 166 लोग मारे गए थे। न्याय विभाग ने एक बयान में कहा कि राना का प्रत्यर्पण उन 6 अमेरिकियों और अन्य पीड़ितों के लिए न्याय पाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो इस जघन्य हमले में मारे गए। भारत का आरोप है कि राना ने अपने बचपन के दोस्त डेविड हेडली को लश्कर तैयबा के संभावित हमला स्थलों की टोह लेने मतलब उनको ऐसे प्रोटेक्शन यूज करने के लिए मुंबई की बेरोकटोक यात्रा करने में मदद की थी। बयान के अनुसार हमले के बाद राना ने हेडली से कथित तौर पर कहा था कि भारतीयों का यही हश्र होना चाहिए। बयान में कहा गया है हेडली के साथ बातचीत में राना ने हमले में मारे गए लश्कर के 9 आतंकवादियों की कथित तौर पर सराहना करते हुए कहा कि उन्हें लड़ाई में वीरता प्रदर्शित करने के लिए पाकिस्तान का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निशान हैदर दिया जाना चाहिए। मतलब जो लोग मारे गए, जो आतंकवादी घुसे थे जिन्हें मार दिया गया था, तो उनके लिए हेडली ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार मिलना, वीरता पुरस्कार मिलना चाहिए, जिसका नाम था निशान हैदर, जो युद्ध में जान गंवाने वाले सैनिकों को दिया जाता है। भारत का आरोप है कि हेडली ने पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के सदस्यों से प्रशिक्षण प्राप्त किया था और वह मुंबई हमले की साजिश रचने में आतंकवादी संगठन के साथ सीधे संपर्क में था। राना अपने आयोजन व्यवसाय की मुंबई शाखा खोलने और हेडली को कार्यालय का प्रबंधन नियुक्त करने के लिए सहमत हुआ था। राना सेना में एक डॉक्टर था, जबकि हेडली के पास आव्रजन संबंधित कामकाज का कोई अनुभव नहीं था। 2 अलग अलग मौकों पर राना ने हेडली को वीजा आवेदन तैयार करने और इसे भारतीय अधिकारी को सौंपने में कथित तौर पर मदद की थी। बयान में यह भी कहा गया है कि 2 साल से अधिक समय तक हेडली ने शिकागो में राना से कई बार मुलाकात की और लश्कर तैयबा की ओर से ली गई तो संबंधित गतिविधियाँ, हेडली की गतिविधियों पर लश्कर तैयबा की प्रतिक्रियाओं और मुंबई हमले के लिए लश्कर तैयबा की संभावित गतिविधियों के बारे में जानकारी दी थी। तो वर्ष 2008 में 26 से 29 नवंबर के बीच लश्कर तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई में 12 समन्वित हमलों को अंजाम दिया था। बयान के अनुसार ये हमले भारत में सबसे भयानक और विनाशकारी हमलों में से एक थे। अमेरिकी न्याय विभाग के बयान में यह भी कहा गया है कि राना के खिलाफ भारत की लंबी कार्रवाई, जो बहुत टाइम से लंबी थी, पहली कार्रवाई नहीं है जिसमें उस पर आतंकवाद को अंजाम देने की साजिश रचने का आरोप है। अमेरिका ने राना पे बयान दिया था कि ये जो राना पे केस हो रहा है इंडिया में, ये उसकी पहली एक केस नहीं है जो आतंकवाद को अंजाम देने के लिए साजिश रचा गया था। इससे पहले भी उसने बहुत गया था, डेनमार्क में भी किया था, जो बेंगलोर में 2008 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जुलाई में, उसमें भी इसने साजिश रचा था। वर्ष 2013 में राना को इलिनॉय के उत्तरी जिले में लश्कर तैयबा को सहायता प्रदान करने और डेनमार्क के कोपेनहेगन में लश्कर तैयबा द्वारा आयोजित लेकिन नाकाम रहे आतंकी हमले के लिए
साजिश रचने के लिए दोषी करार दिए जाने के बाद 14 साल की जेल की सजा सुनाई थी। बयान के अनुसार इसी आपराधिक कार्रवाई के तहत हेडली ने भारत संघीय आतंकवाद के आरोप में दोष स्वीकार किया, जिसमें मुंबई में 6 अमेरिकियों की हत्या में सहायता करना और बाद में डेनिस अखबार के कार्यालय में हमले की साजिश रचना शामिल था। उसे 35 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। हेडली को 35 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। तो बेंगलोर में क्या हुआ था? 2008 में बेंगलोर सीरियल ब्लास्ट 25 जुलाई 2008 को हुआ था। 9 बमों की एक श्रृंखला में विस्फोट हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 20 घायल हो गए थे। बेंगलोर सिटी पुलिस के अनुसार विस्फोट टाइमर द्वारा ट्रिगर किए गए कम तीव्रता वाले कच्चे बमों के कारण हुए थे। तो इसमें भी राहुल राणा का ही नाम आया था। तो कैसे कैसे शुरू हुआ? मुंबई हम लोगों ने 5 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई। तो इसमें कहा गया है कि राणा ने ही डेविड हेडली को मुंबई में फर्स्ट वर्ल्ड नाम से एक ऑफिस खोलने में मदद की थी। यह ऑफिस उसने अपनी आतंकी गतिविधियों को छुपाने के लिए खोला था। हेडली ने इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के जरिए भारत घूमना, उन लोकेशनों को ढूंढना शुरू किया जहां लश्कर तैयबा आतंकी हमला कर सकता था। उसने मुंबई में ताज होटल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में की रेकी की। बाद में यहीं पर हमले भी हुए और ओबराय होटल में भी हमला हुआ था। तो 26 नवंबर 2008 को लश्कर तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई में हमला किया। तो उस दिन क्या क्या हुआ था? इसमें 9 आतंकियों समेत 175 लोगों की मौत हुई थी। 166 कॉमन पीपल थे और 9 इनके लोग थे। कसाब बच गया था, जिसे बाद में फांसी की सजा हुई। अब हम आपको मुंबई अटैक के बारे में बता रहे हैं। तो 26 तारीख का 11वां महीना होने से इसे 26/11 अटैक कहा जा गया। तभी से आतंकी हमले के पैटर्न के तौर पर इसका जिक्र किया जाता है। मुंबई पहुंचने के लिए आतंकियों ने कुबेर नाम की नाव का इस्तेमाल किया था। आतंकियों ने क्रू की हत्या करके नाव पर कब्जा कर लिया था। इन 10 आतंकियों के बैग में 10 AK-47, 10 पिस्टल, 80 ग्रेनेड, 2000 गोलियां, 24 मैगजीन और 10 मोबाइल फोन, विस्फोटक और टाइमर्स रखे थे। मुंबई उतरने के बाद आतंकी दो की ग्रुप में बट गए और अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। तो 10 लोग थे, दो ग्रुप में 5 ग्रुप बन गया और अलग अलग रास्तों पर चले गए। 2 आतंकियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर गोलियां चलाई। हमले में 58 लोग मारे गए। 2 आतंकी ओबराय होटल में और 4 आतंकी ताज पैलेस होटल में घुसे। NST कमांडो ने होटलों में घुसकर आतंकियों को मार गिराया, लेकिन तब तक ताज में 31 और ओबराय में 32 लोगों की जान जा चुकी थी। तो जब तक कमांडो उन्हें मारते, तब तक उन्होंने ताज होटल में 31 और ओबराय में 32 लोगों की जान पहले ले चुके थे। मुंबई पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के चीफ हेमंत करकरे ऑपरेशन के दौरान आतंकियों की गोली लगने से शहीद हो गए। 26 नवंबर की रात 9:43 से शुरू हुआ हमला 60 घंटे तक चला। आतंक का तांडव 29 नवंबर की सुबह 7 बजे खत्म हुआ। तो 60 आवर्स तक ये हमला चला था। हमला करने वाले 9 आतंकियों की सिक्योरिटी फोर्स ने मार गिराया। जिंदा बचे आतंकी कसाब को 21 नवंबर 2012 को यरवदा जेल में फांसी दी। तब इसके बाद क्या क्या हुआ और भारत ने तहव्वुर राणा के लिए क्या क्या किया? 16 साल बाद भारत की गिरफ्त में तहव्वुर। 2009 में क्या हुआ? हेडली की गिरफ्तारी के 9 दिन बाद 18 अक्टूबर को राणा को शिकागो में गिरफ्तार किया गया था। उस पर डेनमार्क में अखबार पर हमले की साजिश का आरोप था। तो 2011 में शिकागो की एक संघीय अदालत ने राणा को लश्कर तैयबा LET की मदद के लिए दोषी ठहराया, लेकिन मुंबई हमलों में सीधे जुड़े होने के आरोप से बरी कर दिया। भारत की NIA ने राणा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और इसमें हत्या, जंग छेड़ने की साजिश और आतंक में शामिल होने के आरोप लगा। फिर 2019 में भारत ने 4 दिसंबर को पहली बार डिप्लोमेटिक चैनल से राणा के प्रत्यर्पण की मांग की। 2019 में पहली बार
सरेंडर करने की मांग किया गया था। 2020 में एनआईए ने 10 जून को तहव्वुर राना की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग की। 2021 में आधिकारिक तौर पर प्रत्यर्पण की मांग करते हुए अमेरिकी न्याय विभाग को नोट भेजा। बाइडेन प्रशासन ने इसका समर्थन किया। 2024 में राणा ने निचली अदालत के प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसे 21 जनवरी 2025 को खारिज कर दिया गया था। उसके बाद उसे वापस इंडिया भेज दिया गया। तब राणा कस्टडी में है। तो राणा के साथ मतलब अगर कुछ पूछा जाए तो बहुत सारे होते हैं कि नहीं बताते कुछ, कि हाँ जो भी पूछा गया है चुप है, नहीं बता। तो उनके लिए 3 तरीके यूज किए जाते हैं। तो 3 तरीके हैं: नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और फिर ब्रेन मैपिंग। तो ये 3 तरीके से पता किया जाता है। तो नार्को टेस्ट में क्या करते हैं? तो नार्को टेस्ट में एक इंजेक्शन देते हैं। कौन सा? सोडियम पेंटोल। सोडियम पेंटोल इंजेक्शन दिए तो इससे ना माइंड स्लो हो जाता है। जैसे कि लोग नशे में चले जाते हैं, उस टाइप का माइंड अच्छे से काम करना बंद कर देता है। ज़्यादा सोचने और समझने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। तो जिससे मान लीजिए कुछ पूछा गया तो वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पाता है और वो सच बोलने लगता है। तो इसको ट्रूथ सीरम भी बोलते हैं, कि इससे लोग सच बोलने लगते हैं। तो दूसरा टेस्ट क्या होता है? दूसरा है पॉलीग्राफिक टेस्ट। तो पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या करते हैं? इसमें क्वेश्चन आंसर पूछते हैं सामने वाले से, जिससे उनका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, हार्ट बीट चेक करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन देखते हैं और इन शॉर्ट बोला जाए तो बॉडी लैंग्वेज चेक करते हैं कि किस क्वेश्चन पर उसने क्या जवाब दिया। फिर उससे सच और झूठ का पता लगाते हैं। फिर आता है ब्रेन मैपिंग। तो ब्रेन मैपिंग में क्या करते हैं? तो ब्रेन मैपिंग में ऐसे देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। एक मान लीजिए नार्को टेस्ट में भी इंजेक्शन लिया, लेकिन किसी पे ज़्यादा असर करता है, किसी पे कम करता है, तो उससे बच सकता है। पॉलीग्राफ में लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है इतने कि वो सच झूठ बोले, क्या क्या तरीके कर सकते हैं जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सके, हार्ट बीट कंट्रोल कर सके। तो अब आते हैं ब्रेन मैपिंग में। ब्रेन मैपिंग में क्या किया जाता है? तो ब्रेन मैपिंग में फोटोज दिखाए जाते हैं या कुछ इंसिडेंट सुनाए जाते हैं। हाँ, फोटोज इंसिडेंट्स कुछ बताए जाते हैं या दिखाए जाते हैं, जिससे उनका जो ब्रेन है वो रिएक्ट करता है। तो ब्रेन रिएक्ट करता है तो कुछ सिग्नल भेजता है, तो उस सिग्नल को कैच किया जाता है। तो इससे पता चलता है कि जिसका भी ब्रेन मैपिंग हो रहा है उसका उस क्वेश्चन से कुछ रिलेशन है नहीं है, क्योंकि ब्रेन तुरंत एक्टिव हो जाता है। अब कोई फोटो दिखे जो आप जिसको आप जानते हैं, तो आपका ब्रेन एक सिग्नल भेजेगा कि हाँ इसे हम जानते हैं, तो उसको पकड़ लेता है ब्रेन मैपिंग। तो पता चलता है कि हाँ इससे इसका कुछ रिलेशन है। तब चलते अगले न्यूज पे। तो अगला न्यूज है इंडिया कीन ऑन इंटरिम ट्रेड डील विद यूएस इन पॉज पीरियड। तो इंडिया पॉज पीरियड में और भी मतलब ऑप्शन देख रहा है, ट्राइंग टू गेट यूएस EU UK टू स्पीड अप ट्रेड टॉक्स, ताकि सिर्फ अमेरिका पे डिपेंड ना रह सके, दूसरे भी यूरोपियन कंट्री से मतलब बातचीत हो और ट्रेड आगे बढ़ाया जा सके। तो इसको देखते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस और जल्द ही होने वाले भौतिकी बैठकों से ग्लोबल जो भी मीटिंग होने वाला है उसके माध्यम से भारतीय सरकारी अधिकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित रेसिप्रोकल टैरिफ में 90 दिवसीय विराम अवधि के भीतर दोनों देशों के लिए जीत जीत शर्तों पर अमेरिका के साथ संभावित
अंतरिम व्यापार समझौते को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। एक आधिकारिक सूत्र ने मीडिया को बताया कि हम लगातार संपर्क में हैं। यह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हो सकता है। दोनों तरफ से कुछ मुलाकातें भी हो सकती हैं। काम शुरू हो गया है। हम बाकी सभी से आगे हैं। विभिन्न संभावनाओं के बीच अगर यह दोनों के लिए फायदेमंद रहा तो दोनों पक्ष 90 दिनों के भीतर टैरिफ पर एक समझौते पर पहुंच सकते हैं। मतलब दोनों देश आपस में बात करेंगे कि टैरिफ कुछ फिक्स किया जाए, एक जिससे दोनों देशों को फायदा हो, किसी को नुकसान ना हो। तो अगर सब अच्छा रहा तो 90 दिनों के भीतर जो 90 दिन का कॉस्ट लिया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से, उसके तहत समझौता हो सकता है। उत्तराखंड ने व्यापार साझेदारों को घोषित पारस्परिक शुल्कों को 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया, जिसमें भारत का 26% शुल्क भी शामिल है। पर इससे इंडिया को 2% का टोटल लॉस हो रहा था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में। सभी पर 10% का बेसलाइन शुल्क लागू रहेगा। अधिकारी ने कहा कि प्रस्तावित भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट अधिक समय लगेगा और पहली किस्त 2025 तक देने के प्रयास जारी है। तो प्रस्तावित बीटीए के लिए विचारत शर्तों पर दोनों पक्षों द्वारा पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके। अधिकारी ने कहा सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए मौजूद है। टैरिफ और गैर टैरिफ दोनों मुद्दे। इससे पता चलता है कि बौद्धिक संपदा, सरकारी खरीद, डिजिटल व्यापार और डेटा स्थानीयकरण जैसे मुद्दे हैं जिसमें अमेरिका लंबे समय से दिलचस्पी रखता है, पर भी चर्चा हुई। अधिकारी ने कहा आसान काम को अंतिम रूप देने के लिए बहुत संभावनाएं हैं। बीटीए के स्वरूप और आकार को अंतिम रूप देने के लिए बहुत संभावनाएं हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि किसी भी वार्ता में देश के हितों की सुरक्षा सर्वोपरि है। गोयल ने शुक्रवार को कहा हम कभी भी दुख की नोक पर बातचीत नहीं करते। समय की अनुकूलता हमें जल्दी बातचीत के लिए प्रेरित करती है, लेकिन जब तक हम अपने देश और अपने लोगों के हितों की सुरक्षा नहीं कर लेते हम जल्दबाजी नहीं करते। तो उन्होंने चाइना पे तंज कसा। जैसे चाइना टैरिफ के ट्रेड कर रहा है, तो उन्होंने भी कहा कि हम बंदूक के नोक पे नहीं रखते, हम शांति से वार्ता करके मामले का हल निकालते हैं। मंत्री ने कहा भारत पहले से ही द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है और 1.4 अरब की आबादी वाले देश द्वारा प्रस्तुत विशाल अवसरों को देखते हुए यह अमेरिका के लिए एक अच्छा समझौता करने के लिए एक आकर्षण मामला है। तो अमेरिका की जो ट्रेजरी सचिव है स्कॉट बेसेंट, उनके अनुसार ट्रंप द्वारा घोषित व्यापक पारस्परिक टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ एक वार्ता रणनीति का हिस्सा था, जिसके तहत 75 से अधिक देशों की बातचीत के लिए आगे लाया गया। उन्होंने गुरुवार को कहा कि व्यापार वार्ता मुख्य रूप से वियतनाम, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे चीन के पड़ोसियों के साथ हो रही है। बेसेंट ने कहा कि मैं आज वियतनाम को देखा, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत सबसे आगे है। भारत अमेरिका के साथ पारस्परिक शुल्कों पर सौहार्दपूर्ण समझौता करना चाहता है, क्योंकि यह देश का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। 2024 में भारत ने अमेरिका को $77.51 बिलियन का सामान निर्यात किया था और इसका आयात $42.19 बिलियन का था, जिससे $35 बिलियन से अधिक का व्यापार असंतुलन हुआ। अब इसी असंतुलन को संतुलन बनाने के लिए टैरिफ बढ़ाया जा रहा है। अब आते हैं अगले पे। सुप्रीम कोर्ट से टाइम फ्रेम फॉर प्रेसिडेंट ऑन रिफर्ड बिल्स डिसाइड इन 3 मंथ। तो ये जो अभी तमिलनाडु में जो केस हुआ था, वहाँ के जो सीएम है उन्होंने वहाँ पे राज्यपाल पे किया था कि वो विधेयक पास, जो बिल है वो पास नहीं करे, उन्हें लटका के रखे हैं। तो उसी के लिए ये सब ऑर्डर पास हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में बड़ा फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में राष्ट्रपति को फैसला लेने के लिए 3 महीने की समय सीमा तय कर दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस अवधि से अधिक देरी होने पर उचित कारण बताए जाने चाहिए और संबंधित राज्य को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कोई भी विधेयक अगर पारित करना है तो 3 महीने के भीतर कर दे। अगर उससे लेट हो रहा है तो एक उचित कारण, कोई रीजन होगा तभी लेट हो रहा है, तो वो कारण बताए और इसके लिए राज्य को वो कारण से जानकारी दे, और अगर सुधार करना है तो सुधार करें।
तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति को 3 महीने की अवधि तय कर दी है। यह फैसला तमिलनाडु के राज्यपाल R.N. रवि से जुड़े एक मामले के संबंध में आया। अदालत ने तमिलनाडु के राज्यपाल R.N. रवि की इस कार्रवाई को अवैध और गलत घोषित किया। राज्यपाल R.N. रवि द्वारा 10 विधेयकों को नवंबर 2023 में राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजा गया, जबकि राज्य विधानसभा उन पर पहले ही पुनर्विचार कर चुकी थी। तो कोई भी चीज़ होता है, मतलब कोई फैसला जाना है तो पहले जो सेंट्रल लोकसभा में पार होगा, फिर वो जाएगा राज्यसभा, फिर जाता है प्रेसिडेंट के पास, और स्टेट का हुआ तो विधानसभा, और कोई राज्य में इसके बाद विधान परिषद होता है तो वहाँ जाता है। अभी तक 6 राज्य में ही विधान परिषद है, तो उसके बाद तब गवर्नर, तो और गवर्नर चाहे तो प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं, तो इसके बाद विधेयक कोई पारित हो जाता है। तो प्रेसिडेंट या गवर्नर का साइन होना कंपलसरी है। न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति R महादेवन की पीठ ने कहा कि राज्यपाल का किसी विधेयक पर पूर्ण वीटो का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। हमें कोई कारण नहीं दिखता कि यही मानक अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति पर लागू क्यों नहीं होगा। तो राष्ट्रपति मतलब अनुच्छेद 201 क्या है, तो अनुच्छेद 201 क्या है वो देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 201 में कहा गया है कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित होता है तो राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति दे सकता है या उस पर रोक लगा सकता है। तो राष्ट्रपति विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए राज्यपाल को उसे सदन या राज्य के विधानमंडल के सदनों को वापस भेजने का निर्देश भी दे सकता है। तो ये जो अनुच्छेद 201 है राष्ट्रपति पर भी लागू होगा, क्योंकि लॉ के ऊपर कौन है। पीठ ने अपने 415 पन्नों के फैसले में कहा कि राष्ट्रपति इस डिफॉल्ट नियम का अपवाद नहीं है जो हमारे पूरे संविधान में व्याप्त है। ऐसी बेलगाम शक्तियाँ इन संवैधानिक पदों में से किसी के में भी नहीं रह सकती। पीठ की ओर से फैसला लिखने वाले न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि बिना किसी औचित्य या आवश्यकता के अनुच्छेद 201 के तहत संदर्भ पर निर्णय लेने में राष्ट्रपति की ओर से की गई देरी इस बुनियादी संवैधानिक सिद्धांत के विरुद्ध होगी कि शक्ति का प्रयोग मनमाना स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। मतलब आप अपनी पावर का गलत यूज ना करें। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा, निष्क्रियता के परिणाम गंभीर प्रकृति के हैं और संविधान में संघीय ढांचे के लिए हानिकारक है। इसलिए अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति की ओर से अनावश्यक देरी की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो पीठ ने कहा, हालांकि हम इस तथ्य से परिचित हैं कि अनुच्छेद 201 के तहत अपनी शक्तियों का निर्वहन करते हुए राष्ट्रपति से विधेयक पर विचार करने की अपेक्षा की जाती है। इस तरह के विचार को सख्त समय सीमा में बांधना कठिन हो सकता है, फिर भी यह राष्ट्रपति की ओर से निष्क्रियता को उचित ठहराने का आधार नहीं हो सकता। तो मतलब कोई विधेयक उनके पास गया तो कभी कभी बहुत काम होते हैं तो उनमें लेट हो सकता है, क्योंकि आया अगर आप साइन ऐसे तो नहीं कर सकते, आप उसको पढ़ना भी रहता है, डिस्कस भी करते हैं अब, तो उसके बाद कभी कभी टाइम लग जाता है। पर इसको राष्ट्रपति की ओर से निष्क्रियता को उचित ठहराना मतलब इसको आधार नहीं बनाया जा सकता कि राष्ट्रपति ने काम नहीं किया। पीठ ने कहा कि 3 महीने के भीतर निर्णय महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के निर्णय के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस अवधि से अधिक देरी होने पर उचित कारण दर्ज किए जाने चाहिए, संबंधित राज्य को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि अदालतें ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने में असमर्थ नहीं है जहाँ संवैधानिक प्राधिकरण उचित समय के बिना कार्य नहीं किया जा रहा हो। तो पीठ ने कहा 3 महीने के भीतर निर्णय लेना जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी काम, कोई भी विधेयक पारित हुआ तो कुछ इम्पोर्टेंट है तभी पारित किया गया है। पर अनुच्छेद 201 के अनुसार राष्ट्रपति
पे कोई भी मतलब ये नहीं कंट्रोल नहीं है कि वो समय सीमा निर्धारित हो कि नहीं राष्ट्रपति को इतने ही टाइम में करना चाहिए। पर अगर कोई काम इम्पोर्टेंट है उसमें देरी हो रहा है तो क्यों देरी हो रहा है इसका उचित कारण दर्ज किया जाना चाहिए कि हाँ इस रीज़न से देरी हुआ, और जिस राज्य का आया है उसे भी पता चलना चाहिए, वहाँ तक जानकारी पहुँचनी चाहिए कि हाँ देरी हुआ तो क्यों हुआ, और अगर कोई गलती है उसमें तो उसको सुधारने के लिए भी बोलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 201 की उन विशेषताओं पर विस्तार से प्रकाश डाला जो वर्षों से केंद्र राज्य संबंधों में मतभेदों का कारण रही है। पीठ ने कहा कि राज्यपाल द्वारा विधेयक को विचाराधीन सुरक्षित रखे जाने के बाद राष्ट्रपति को अनुच्छेद 201 के तहत मंजूरी देने या न देने की घोषणा करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। पीठ ने कहा अनुच्छेद 201 तक किसी विधेयक को अनिवार्य रूप से मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति पर कोई बाध्यता नहीं। यदि राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करते हैं तो किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर देता है, तो इससे राज्य विधानसभा द्वारा विधेयक को पारित करना निरर्थक हो जाएगा। यदि राष्ट्रपति उस विधेयक को अपने पास लंबित रखते हैं या ऐसे विधेयक मंजूरी देने से मना करते हैं। पीठ ने कहा सरकारिया आयोग ने पाया कि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयकों से निपटान में देरी केंद्र राज्य संबंधों में तनाव का एक प्रमुख कारण है। पीठ ने कहा कि इसने यह भी सिफारिश की है कि अनुच्छेद 201 के तहत संदर्भों के निपटान की सुविधा के लिए निश्चित समय सीमा अपनाई जानी चाहिए। पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 201 में समय सीमा निर्धारित करने का सुझाव पुंछी आयोग ने भी किया था। ठीक है, तो पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति पास कोई विधेयक गया है तो और उसमें लेट हो रहा है, तो अगर जो भी सरकारें हैं उन्हें लगता है कि जो सेंट्रल है वो राष्ट्रपति पे दबाव बना रही है कि ये विधेयक पास ना हो, तो इसके लिए सेंट्रल और राज्य में कभी कभी अनबन भी हो जाती है। उन्हें लगता है कि राज्य मतलब सेंट्रल उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि कोई भी काम टाइम से किया जाए। लेट होने पे बहुत सारी गलतफहमियाँ आ जाती है। 1983 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य संघ और राज्यों के बीच मौजूदा अव्यवस्थाओं को कामकाज की समीक्षा करना था। पुंछी आयोग भी केंद्र राज्य संबंधों पर था, और 2007 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति M.M. पुंछी के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई। पीठ ने राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रखे राज्य विधेयकों को शीघ्र निपटाने के संबंध में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को 4 फरवरी 2016 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी कार्यक्रम ज्ञापन OM का भी हवाला दिया था। पीठ ने कहा उपर्युक्त बातों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति के लिए रखे गए विधेयकों पर निर्णय के लिए 3 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई है। तत्काल प्रकृति के अध्यादेशों के निपटने के लिए 3 सप्ताह की समय सीमा निर्धारित की गई है। मतलब विधेयक कोई पारित करना मतलब नॉर्मल विधेयक है तो 3 महीने की अवधि है। अगर कोई तत्काल प्रकृति का है मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है जिससे, तो उसके लिए 3 सप्ताह की समय सीमा निर्धारित की गई है। तो इस पर न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा इसलिए हम गृह मंत्रालय द्वारा उपरोक्त दिशा निर्देशों में निर्धारित समय सीमा को अपनाना उचित समझते हैं। निर्धारित करते हैं कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा उनके विचारार्थ भेजे गए विधेयकों पर तय समय सीमा के भीतर निर्णय लेना आवश्यक है। तो काम जल्दी खत्म हो और टाइम से हो और इम्पोर्टेंट है तो जल्दी हो, तो इसी के लिए एक समय सीमा अपनाना उचित है, क्योंकि अगर समय सीमा नहीं होगा तो काम वो और लंबा खींचता जाएगा। अगर समय सीमा होगा, डेडलाइन आएगा तो लोग काम जल्दी करते हैं। जैसे जॉब में हो गया, प्राइवेट जॉब में ये ज़्यादातर होता है कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिला उसको डेडलाइन के भीतर कंप्लीट करना है, तो फिर आप एक काम का प्रेशर रहेगा और आप वो काम जल्दी करोगे। अगर डेडलाइन नहीं रहेगा तो आप कल पे टालते जाओगे तो काम और लंबा खींचता जाएगा। पीठ ने कहा कि राज्यों को भी सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए और उठाए जा सकने वाले प्रश्नों के उत्तर देकर
सहयोग करना चाहिए तथा केंद्र सरकार द्वारा दिए गए सुझावों पर शीघ्रता से विचार करना चाहिए। तो अब आते हैं अगले न्यूज। इट्स फाइनल विथ EPS एस फेस कॉमन एजेंडा इन वर्ड AIDMK एंड BJP फॉर्म अलायंस। तो NDA अलायंस तमिलनाडु में भी हो गया है। तो यहाँ पे AIADMK और BJP का अलायंस हुआ है। तो पलानीस्वामी है जो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ये रहे। AIADMK जनरल सेक्रेटरी EDP के पलानीस्वामी एंड तमिलनाडु आउटगोइंग BJP चीफ के अन्नामलाई मतलब चेन्नई में मीटिंग की है, जिसमें से पलानीस्वामी को अगले चुनाव के लिए फेस माना गया है। तो BJP AIADMK तमिलनाडु में भाजपा और AIADMK के बीच आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन बना हुआ है। ऐसी घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने AIADMK नेता EK पलानीस्वामी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। अमित शाह ने यह भी कहा कि NDA पलानीस्वामी के नेतृत्व में राज्य में चुनाव लड़ेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गठबंधन पर खुशी जताई। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा AIADMK बीच गठबंधन हो गया। इसका ऐलान चेन्नई दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। चेन्नई में वर्तमान भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई और AIADMK नेता EK पलानीस्वामी के साथ प्रेस वार्ता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2026 का चुनाव मिलकर लड़ेंगे। अगले साल NDA ग्रुप में चुनाव लड़ने का फैसला। उन्होंने कहा, आज AIADMK और भाजपा के नेताओं ने मिलकर तय किया है कि आने वाला तमिलनाडु विधानसभा चुनाव AIADMK, भाजपा और सभी साथी दल मिलकर NDA के रूप में एक साथ लड़ेंगे। विपक्ष पर अमित शाह ने लगाया आरोप। इस दौरान अमित शाह ने कहा, NEET और परिसीमन का मुद्दा ये लैंग्वेज वाला है और ये डी-एलिमिनेशन मतलब राज्यों को मतलब जितने विधानसभा में सीट कम होने का वो मुद्दा है। लोग ध्यान भटकाने के लिए खड़ा कर रहे हैं। अन्नाद्रमुक की कोई शर्त और मांग नहीं है। गठबंधन की शर्तों से जुड़े एक सवाल पर शाह ने कहा, अन्नाद्र मतलब AIADMK की कोई शर्त और मांग नहीं है। अन्नाद्रमुक के आंतरिक मामलों में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यह गठबंधन NDA और अन्नाद्रमुक दोनों के लिए फायदेमंद होने वाला है। तो भाजपा और AIADMK के गठबंधन पर नरेंद्र मोदी ने क्या बोला। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले बने भाजपा अन्नाद्रमुक गठबंधन पर PM मोदी ने कहा, तमिलनाडु की प्रगति के लिए एकजुट होकर काम करें। मुझे खुशी है कि AIADMK NDA परिवार में शामिल हो गई है। अपने अन्य NDA सहयोगियों के साथ मिलकर हम तमिलनाडु को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और राज्य को पूरी लगन के साथ से सेवा करेंगे। हम एक ऐसी सरकार सुनिश्चित करेंगे जो महान MGR और जयललिता जी के सपने को पूरा करेंगे। तमिलनाडु की प्रगति और तमिल संस्कृति की विशेषता को बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि भ्रष्ट और विभाजनकारी DMK को जल्द से जल्द उखाड़ फेंका जाए, जो हमारा गठबंधन करेगा। 2023 में दोनों अलग हो गए थे। उससे पहले भी दोनों मतलब अलायंस था, पर दोनों अलग हो गए थे। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि आगामी चुनावों में NDA फिर से भारी बहुमत से हासिल करेगा और तमिलनाडु में एक बार फिर NDA की सरकार बनेगी। पिछले 2 चुनावों, लोकसभा और पिछले विधानसभा चुनाव में AIADMK को मजबूत प्रदर्शन करने में संघर्ष करना पड़ा है। 2016 में जयललिता के निधन के बाद AIADMK ने भाजपा के साथ गठबंधन किया। 2021 में राज्य चुनाव के दौरान अन्नाद्रमुक और भाजपा गठबंधन में थे, जिसके परिणाम स्वरूप भाजपा ने 4 सीटें जीती। हालांकि 2023 में अन्नाद्रमुक ने भाजपा से नाता तोड़ लिया था। उसके बाद ये लोग फिर से एक साथ आए हैं। तो अब आते हैं आज के आखिरी न्यूज पे। तो आखिरी क्या, ग्लोबल टैरिफ वॉर एस्केलेट एज चाइना रिटेलिएट्स विथ 125% ड्यूटीज ऑन US। तो इनका तो खत्म ही नहीं हो रहा। चीन और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ वॉर पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बन गया है। अब चीन ने अमेरिका पर 125% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है।
ऐसे में अमेरिका से आने वाले सामान पर चीन 125% टैक्स वसूलेगा। पहले चीन ने इस टैरिफ को 84% तक बढ़ाया था। 125% टैरिफ का प्रावधान 12 अप्रैल से लागू होगा। चीन के इस कदम से साफ है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बढ़ाए गए टैक्स का मुंह तोड़ जवाब देने का प्लान बनाया है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के सामान पर लगाए गए नए टैरिफ का आंकड़ा 125% नहीं 145% हो गया। पहले 125% उन्होंने बढ़ाया था, फिर उसे बढ़ा के 145% कर दिया। इसके जवाब में चीन ने 125% किया। अमेरिका ने लगा दिया कुल 145% टैरिफ। तो अमेरिकी राष्ट्रपति के आवास यानी व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा है कि नई बढ़ोतरी के बाद चीन पर अब अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ का कुल रेट 145% होगा। हमने कल ही देखा था, इसमें फेंटेनाइल की तस्करी में चीन के कथित रोल को लेकर लगाए गए 20% टैरिफ भी शामिल है। इसके अलावा चीनी सामानों में लागू किए गए नए 125 टैरिफ भी है। तो नई दरें कब से लागू होगी? 12 अप्रैल से, मतलब आज से चीन से अमेरिका का सामान पर अतिरिक्त टैरिफ लागू होगा। अमेरिकी कंपनियों के लिए चीन में कारोबार करना महंगा होगा। अमेरिकी कृषि, ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी सेक्टर पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। चीन की घरेलू मांग बढ़ाने और अन्य देशों से व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। तो चीन टैरिफ से बचने के लिए दूसरे देशों पर भी जा सकता है। चीन और अमेरिका के बीच बढ़ता टकराव। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दुनिया के देशों से अलग अलग टैरिफ वसूलने का ऐलान किया। चीन पर 34% का टैरिफ लगाया। बौखलाए चीन ने अमेरिका पर 34% का जवाबी टैरिफ लगा दिया था। यहीं से दोनों के बीच टैरिफ वॉर की शुरुआत हुई। इसके बाद ट्रंप ने चीन को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने जवाबी टैरिफ नहीं हटाया तो अमेरिका उन पर 50% अतिरिक्त शुल्क लगा देगा, यानी कुल 34 + 50 84% कर देगा। चीन को अमेरिका ने एक चेतावनी दी। इसके बावजूद चीन पीछे नहीं हटा। ट्रंप ने चीन पर 84% टैरिफ बजाय सीधे 104% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। ट्रंप के इस कदम के बाद चीन ने भी टैरिफ को 84% कर दिया। इसके बाद जब अमेरिका ने टैरिफ को 125% किया तो कुछ वैसा ही जवाब एक बार फिर चीन ने दे दिया था, और जिसको 125% को अब 145% कर दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अब अगली क्लास में अगले न्यूज़ के साथ मंडे को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जितने सब्सक्राइब होंगे उतने लोग आएंगे। तब तक के लिए